नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अनअकैडमी पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। कैसे हैं आप? होपफुली आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, पढ़ने के लिए तैयार हैं। वेरी गुड। आप कहाँ हो? घर पे हूं भाई। तबीयत मेरी काफी हद तक ठीक है। हाँ, काफी हद तक ठीक है भाई। आइए तो शुरू करते हैं आज के सेशन को। और जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, 1920 1935 है ना? हाँ जी, तो 1920 और 1935 के बीच की मॉडर्न हिस्ट्री हम लोग आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं आज के सेशन में। और इससे पहले मैं 1905 से लेकर के 1915 तक करा चुका हूँ, 1905 से लेकर 1920 करा चुका हूँ। इसके बाद अब हम चल रहे हैं 1920 से लेकर 1935 के बीच में। ठीक है बेटा, ये सब जब खत्म हो जाएंगे, ये पूरा की पूरा जब भारत आजाद करा देंगे, उसके बाद हम गवर्नर जनरल एंड वायसराय कर लेंगे, किसान आंदोलन कर लेंगे, किसान आंदोलन के साथ साथ फिर हम जितने भी समाचार पत्र पत्रिकाएं हैं वो कर लेंगे, कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशन कर लेंगे, पीजेंट मूवमेंट्स कर लेंगे, है ना, मतलब जो ट्राइबल मूवमेंट्स हैं उनके बारे में चर्चा कर लेंगे। इसके साथ साथ शिक्षा के क्षेत्र में हुए सुधार या फिर मतलब जो भी हमारे यहाँ पर सुझाव हुए हैं, पुलिस रिफॉर्म जो हुए हैं उनके बारे में, चिकित्सा के क्षेत्र में जो सुधार हुए हैं उन पार्ट को भी हम मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर से डिस्कस कर लेंगे। यानी कि एक तरह से ये समझिए कि मॉडर्न हिस्ट्री के जितने भी सबटाइटल्स हैं हम उनको यहाँ पे कवर करने का पूरा प्रयास करेंगे। ठीक है बेटा, चलिए। इसके साथ साथ मैं आपको जरूरी जानकारियों के सिलसिले में ये बता दूं कि मेरा रेफरल कोड है अंकित10, जिसका उपयोग करके आप अनअकैडमी पर 10% डिस्काउंट पा सकते हैं ऑन ऑल अनअकैडमी सब्सक्रिप्शंस। अंकित10 का उपयोग करके आप एसएससी हो या यूपीएससी गेट हो या कोई भी एग्जाम जिसमें भी आप इसका यूज करते हैं, 10% का डिस्काउंट मिलता है। यदि आप स्पेशल क्लासेस भी देखते हैं तो एडिशनल 10% का डिस्काउंट आप लोगों को और प्राप्त हो जाता है। स्पेशल क्लास देखने पर आपको क्रेडिट होता है, उसकी वजह से आपको यहाँ पर बेनिफिट हो जाता है। चलिए साथियों, शुरू करते हैं आज के सेशन को। हाँ भाई, आज इस पूरे वीक ये जो टाइम टेबल है ये 6 बजे ही रहने वाला है, तो आप सबसे गुजारिश है कि आप कृपया करके इस टाइम को नोट कर लें। चलिए, हाँ जी। फॉर व्हाट वाज महात्मा गांधीज अपोजिशन टू ए सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर अनटचेबल्स? बहुत ही सेंसिटिव सवाल है, और अगर उम्मीद हो आपको इसके बारे में थोड़ा सा इतिहास भी मैं बताऊंगा, पहले आप इसका आंसर कर लीजिए, फिर हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे। Separate electorate college would ensure the bond for them for eternity. पृथक निर्वाचन मंडल उनके लिए शाश्वत काल के लिए बंधन सुनिश्चित कर देता। उन्हें आशंका थी कि इससे रूढ़िवादी उच्च वर्ण हिंदुओं को ठेस पहुंचती। यह महात्मा गांधी की नेता की स्थिति को कमजोर कर देता, या इनमें से कोई भी नहीं। कौन सा कथन आपको ऐसा लगता है जिसके चलते मतलब एक प्रकार से महात्मा गांधी जी ने मतलब यरवड़ा जेल के अंदर आंदोलन कर दिया था कि नहीं, सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं चाहिए? इसके पीछे का पूरा इतिहास है, मैं पूरा इतिहास आपको सुनाऊंगा। और इस सवाल को समझना, क्योंकि ये सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, मतलब ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। चले, चलिए सुनिए साथियों। देखिए, थोड़ा सा इसका इतिहास हम यहां पर डिस्कस करना चाहेंगे। अगर आपको याद हो तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, मतलब थोड़ा सा और पीछे चलते हैं। आपको मालूम है 1927 के अंदर बना था कौन? साइमन कमीशन, है ना, जिसका विरोध हुआ था। अच्छा, थोड़ा सा और पीछे चलते हैं। साइमन कमीशन से पहले 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म में चलते हैं। साथियों, 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के 10 साल पूरे होने पर 1929 में आना था। क्या आना था? साइमन कमीशन आना था। 1929, 10 साल होने से पहले ही 1927 में साइमन कमीशन बना दिया गया। 1928 में वो इंडिया आया। उसे ये देखना था कि 1919 में जो कानून बनाए गए हैं, हाँ भाई, एक आप जब तक मैं यहां पहुंचूं आपको मुझे बताना है कि दांडी यात्रा के साथ में कौन सा आंदोलन शुरू किया गया था। आप मुझे उसके बारे में भी बताते चलिए। ठीक है साथियों? हाँ जी, क्या है सवाल? तो 1928 में क्या हुआ? 1928 में क्या कहते हैं, साइमन कमीशन है वो इंडिया आ चुका था। 1928 में साइमन कमीशन इंडिया आया। इसका साइमन गो बैक के साथ में विरोध हुआ। इसका विरोध हुआ। विरोध होने के बाद में साइमन कमीशन अपना काम करता रहा। इसके बाद में हाँ जी, सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट शुरू हुआ।
यहां से अगर आपको याद हो, हाँ भाई तारीख बताइए, दांडी मार्च कौन सी तारीख को शुरू हुआ था, क्योंकि अभी उसी दिन से अमृत महोत्सव शुरू हुआ है, अगर आजादी का अमृत महोत्सव शुरू हुआ है, जल्दी बताइए, है ना। हाँ, तो 12 मार्च से शुरू हुआ है, और ये 12 मार्च से शुरू होकर के कब तक गया था बेटा? दांडी यात्रा कब कंप्लीट हुई थी, तिथि बताइए जिस दिन दांडी यात्रा कंप्लीट हुई थी। 6 अप्रैल को दांडी यात्रा कंप्लीट हुई थी, ठीक है ना। हाँ, तो उसी के उपलक्ष्य में 12 मार्च 1930 को दांडी यात्रा शुरू की गई थी, है ना। अच्छा, तो यहां से पैरेलली चल क्या रहा था, थोड़ा सा इतिहास हम बात कर लेते हैं। साइमन कमीशन आया। साइमन कमीशन क्यों आया? क्योंकि उसे अल्टीमेटली यहां से इंडिया से 1919 का फीडबैक लेना था। उस फीडबैक को लेकर के वो चला गया, कहां चला गया? वापस इंग्लैंड लौट गया। जब वो वापस इंग्लैंड लौटा, तो वहां पर इंग्लैंड की तत्कालीन सरकार ने इंडियंस को साइमन कमीशन की रिपोर्ट्स के आधार पर, साइमन कमीशन की रिपोर्ट्स के आधार पर बातचीत करने के लिए टेबल पर बुलाया। जो टेबल गोल टेबल थी, जो आजकल भी आप कॉन्फ्रेंस हॉल में देखते हैं, उसे हम कहते हैं राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। क्या कहते हैं? राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, जिसे आप गोलमेज सम्मेलन कहते हैं। यह बातचीत 3 बार हुई। प्रथम राउंड टेबल, सेकंड राउंड टेबल, थर्ड राउंड टेबल। ये तीनों की तीनों जब चल रही थी, उस समय भारत में चल रहा था सिविल डिसओबीडियंट मूवमेंट। सिविल डिसओबीडियंट मूवमेंट में गांधी जी के नेतृत्व में जितने भी कांग्रेसी थे, उन्होंने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जाने से मना कर दिया। भारत का सबसे बड़ा पॉलिटिकल लीडर जब पार्टी में नहीं जा रहा है, कॉन्फ्रेंस में नहीं जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में वहां पर कॉन्फ्रेंस होने का कोई मतलब नहीं था। ऐसी स्थिति में जब सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट चल ही रहा था, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कंप्लीट कर ली गई थी, उस समय गांधी और इरविन के बीच समझौता हुआ, जिसे हम गांधी इरविन समझौता कहते हैं, जिसे हम लोग गांधी इरविन समझौता कहते हैं। क्लियर? इसके बाद में मेरे प्यारे साथियों, गांधी इरविन समझौता हुआ तो गांधी जी को मनाया गया कि आप सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पहुंचिए। गांधी जी सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पहुंचते हैं, लेकिन इनकी वहां पर बातचीत नहीं बनी, तो गांधी जी वापस आ गए। वापस आ गए तो यहां पर उन्होंने वापस सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर दिया। इन तीनों 1930 से 1932 के बीच में हुई इन तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में अंबेडकर साहब ने अटेंड किया था वहां जाकर के राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को। और अंबेडकर साहब इन दिनों एक चीज को लेकर के बहुत ज्यादा डिमांड कर रहे थे, और वो क्या थी? वो चीज थी मेरे प्यारे साथियों, सेपरेट इलेक्टोरेट। किस चीज की डिमांड कर रहे थे? सेपरेट इलेक्टोरेट। अब ये क्या होता है? सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब होता है कि दलितों के लिए अलग से निर्वाचन पद्धति अपनाई जाए। अब ये क्या होता है? अगर आपको मालूम हो तो भारत ने 1909 में मुस्लिम्स के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट देखा था। भारत ने 1919 में क्रिश्चियंस, सिख और एंग्लो इंडियंस, इनके लिए सेपरेट इलेक्टोरेट देखा था। अब यह समय आ चुका था जिस समय अंग्रेजों को भारत में फूट डालकर राज करने के लिए यहां के मेजॉरिटी हिंदुओं को भागों में तोड़ना था, और इसके लिए उन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट की प्रस्तावना रख दी। क्या रखा? रैमजे मैकडोनाल्ड हुआ करते थे उस समय पर। 16 अगस्त 1932 की बात है, उन्होंने इंडियंस के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट की व्यवस्था कर दी, विशेष रूप से दलितों के लिए, जिसे कम्युनल अवार्ड कहा गया। इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है कि एक दलित ही दलित को वोट देगा, दलित ही दलित को वोट देगा, यानी कि दलितों का नेता दलित होगा। ठीक है साथियों, दलित होना, निम्न वर्ग का होना, उच्च वर्ग का होना, ये हिंदू मान्यताओं के हिसाब से जो समाज चला आ रहा था, उसकी एक बहुत बड़ी कुरीति थी, जहां पर एक उच्च वर्ग और एक निम्न वर्ग हुआ करता था। यह वर्ग का कॉन्फ्लिक्ट कास्ट ओरिएंटेड था। इस कास्ट ओरिएंटेड कॉन्फ्लिक्ट में अंग्रेजों ने सेपरेट इलेक्टोरेट की व्यवस्था दलितों के लिए करना सुनिश्चित किया। इस दौरान सविनय अवज्ञा आंदोलन को कंटिन्यू करने के दौरान अंग्रेजों ने गांधी जी को जेल में डाल दिया। पुणे की यरवाड़ा जेल में गांधी जी बंद रहे, और जब उन्हें यह पता चला कि अंग्रेजों ने दलितों के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट की घोषणा कर दी है, तब उन्होंने साथियों आमरण अनशन कर दिया, भूख हड़ताल कर दी। भूख हड़ताल कर दी तो भूख हड़ताल के बाद में अंबेडकर साहब वहां उन्हें मनाने पहुंचते हैं, और इन दोनों के बीच में एक ऐतिहासिक समझौता होता है, जिसे हम पूना पैक्ट कहते हैं। इस पूना पैक्ट के बाद में अंबेडकर जी ने यह कहा कि वो दलितों के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं मानते।
अब मतलब उन्होंने मना कर दिया कि नहीं चाहिए हमें सेपरेट इलेक्टोरेट, और गांधी जी की बात मान ली गई। गांधी जी की बात कौन सी मान ली गई? कि दलितों को सेपरेट नहीं किया जाएगा। तो अब बड़ा सवाल यह बनता है कि गांधी जी ने ऐसा उन्हें क्या समझाया जिसकी वजह से जिस चीज की मांग वो इतने लंबे समय से लेके चल रहे थे उस चीज को वो मान गए। मतलब ऐसा तो है नहीं, अंबेडकर जी इतने विद्वान व्यक्ति जिन्होंने कम से कम 55 विषयों के अंदर मास्टर्स की उपाधि धारण की थी, इतने विद्वान व्यक्ति, ऐसी कौन सी बात थी जिसके चलते उन्होंने गांधी जी की बात मान ली? ये सवाल एक बहुत बड़ा सवाल बनता है। गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच में ऐसी कौन सी बात हुई थी जिसने कि इन दोनों को समझाइश पर मजबूर कर दिया? क्या ऐसा कहा गया था? ठीक है, तो गांधी जी ने यहां पर एक सबसे बड़ी बात कही और वो ये थी कि उनका कहना था कि आप जिस चीज के लिए, और यही सवाल भी है, और क्या था कि भाई जो चीज आप डिमांड कर रहे हैं कि दलितों को पृथक निर्वाचन मिल जाए, इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन आपको क्या चाहिए? आप उच्च वर्ग के समान होना चाहते हैं या हमेशा निम्न वर्ग की कैटेगरी के साथ जीना चाहते हैं? ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि आप क्या चाहते हैं। आपको सेपरेट इलेक्टोरेट क्यों दिया जा रहा है? कि आप हमेशा जब तक हैं तब तक निम्न वर्ग बन के रहें, या फिर एक दिन उच्च वर्ग के ऊपर भी जाकर बैठें, या उच्च वर्ग के ऊपर तो छोड़िए पूरे देश को चलाएं? आप चाहते क्या हैं? ये वो पहला पॉइंट था जो कन्विंस करने वाला पॉइंट था। अगर आपको सेपरेट कर दिया गया, इसका मतलब है कि आप निम्न हैं, निम्न ही रहेंगे, आपका नेता भी निम्न ही रहेगा। ये जो कास्ट का सिस्टम चला आ रहा है, ये कास्ट सिस्टम आगे प्रिवेल कर जाएगा। आपको हमेशा डिस्क्रिमिनेट किया जाएगा, आपको हमेशा नीचा समझा जाएगा, आपके साथ दूरी बना ली जाएंगी, आपकी वजह से सेपरेशन हो जाएगा, आपको हमेशा दोयम दर्जे का स्थान दिया जाएगा, आपको बराबरी पर नहीं बैठने दिया जाएगा। ये वो तथ्य था जो सबसे पहले समझाया गया। फिर सवाल बना कि ये कैसे कर पाएंगे आप? अब आप सोचिए कि अंबेडकर जी इतने बुद्धिमान व्यक्ति, उनको गांधी जी ने क्या चीज समझाई, अब आपको वो समझना जरूरी है। गांधी जी ने फिर उनको यह समझाया कि मेरे द्वारा यह कार्य तब किया जाएगा जब एक ऐसी चुनाव व्यवस्था अपनाई जाए जिसमें एक दलित को वोट एक उच्च जाति का व्यक्ति दे, एक सवर्ण जो है वो दलित को वोट दे। जब एक सवर्ण दलित को वोट देगा तो ऑटोमेटिकली उसका जो सवर्ण होने का टैबू है दिमाग में से, वो खत्म हो जाएगा। बोले इसका तो विरोध होगा। बोले इसका विरोध तब होगा जब सवर्ण जाति खुद इस मुद्दे को अगर लीड करने लग जाए। मतलब यह हुआ, महात्मा गांधी जी सवर्ण कास्ट से बिलोंग करते थे। उन्होंने कहा कि यहां से आगे अब मैं हरिजन सुधार आंदोलन शुरू करूंगा। मैं हरिजनों के पास जाऊंगा, जिन्हें निम्न दर्जे का समझा जाता है उनके कर्म की वजह से, मैं उनके बीच जाके बैठूंगा। अगर देश का सबसे बड़ा नेता शुरुआत ही वहां से करे कि मैं इन्हें ऊपर मानूंगा, तो ऐसी स्थिति में देश के अंदर एक भाव बनेगा, और हुआ भी यही साथियों। और आज आप देख लीजिए कि देश के अंदर जितना अच्छे से, और ये सब काम करने के लिए पॉलिटिक्स के अंदर मतलब एक प्रकार से रिजर्वेशन का सिस्टम आया, जॉब में रिजर्वेशन का सिस्टम आया। अब देखिए कमियां अच्छाइयां सब सिस्टम में रह जाती हैं। धीरे धीरे सारे सिस्टम्स आगे बढ़ते जा रहे हैं। आज आप भी देखते हैं कि बहुत उच्च प्रशासनिक पदों पर आपको बहुत सारे उस दलित वर्ग के व्यक्ति बैठे मिलते हैं जिसे कभी हीन समझा जाता था, और बहुत सक्सेसफुली देश को चला भी रहे हैं। ठीक है ना? तो कहने का अर्थ यह है कि कास्ट जो है ना, वो किसी की काबिलियत को नहीं दबाती, और ऐसी स्थिति में जो गांधी जी के द्वारा चलाया गया वो आंदोलन था, वो सक्सेसफुल हुआ, और देश अब धीरे धीरे तरक्की की राह पकड़ रहा है। चूंकि लोकतंत्र है तो इसकी गति स्वतः ही धीरे धीरे चलती है, और आने वाले समय में इसके अंदर बहुत सारे पक्ष विपक्ष हो सकते हैं। अभी मैं उन सब के बारे में बात नहीं करूंगा, लेकिन आपको बीइंग एन मतलब जब आप तैयारी कर रहे हैं सिविल सर्विसेज की, तो ये पॉइंट बहुत अच्छे से कन्विंसिंग रूप से पता होना चाहिए कि देश के लिए क्या भला था, है ना? काफी इसमें मतलब बातें हो सकती हैं। एनीवे काफी बड़ा चला गया ये सवाल, लेकिन क्योंकि रिसेंटली अभी अंबेडकर जयंती गई है, बच्चे काफी दिन से इस सवाल की डिमांड कर रहे थे, इसलिए मैंने इस सवाल को अभी यहां पर ले लिया है। ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। निम्न में से कौन सा गांधी इरविन समझौते का उपबंध नहीं था? गांधी इरविन जब समझौता हुआ तो निम्न में से कौन सी चीज यहां पर नहीं थी? आइए, सविनय अवज्ञा आंदोलन के सभी राजनीतिक कैदियों को तत्काल मुक्त करना, भारत के वित्तीय ऋण को पूरा करने के लिए मार्च 1931 के समझौते के खंड 2 में आरक्षण और रक्षोपायों को परिभाषित किया जाए, रिजर्वेशंस एंड सेफगार्ड्स,
तृतीय पक्ष को पहले से ही बेची गई जब्त जमीन की वापसी की जाए, शोषित वर्गों के लिए 18% सीटों का आरक्षण किया जाए। कौन सा इसके अंदर एग्रीमेंट का हिस्सा नहीं था? रिजर्वेशन की मांग, बताइए कौन सी चीज उसमें नहीं थी? शबनम, हाँ बेटा करेंगे इस चीज को भी ट्राई, है ना? ठीक है, हाँ जी। तो उस समय तो ये क्यों नहीं हो पाया था, आपको समझना चाहिए ना। अगर गांधी जी और इनके बीच में शोषित वर्ग के लिए 18% रिजर्वेशन हो जाता तो फिर कम्युनल अवार्ड का मीनिंग ही रह जाता। तो कम्युनल अवार्ड जो था वो 1932 के अंदर वो आता ही नहीं अगर इनके बीच में ये समझौता हो गया होता तो। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेहरू रिपोर्ट की अनुशंसा इनमें से कौन सी चीज नहीं थी? डोमिनियन स्टेटस, पृथक निर्वाचन मंडल, एकात्मक और लोकतंत्रीय केंद्र और वयस्क मताधिकार। यानी कि नेहरू रिपोर्ट के अंदर क्या चीज तैयार नहीं की गई थी, यह आपसे पूछा गया है, बताइए साथियों। उम्मीद है कि आप लोग इस सवाल को तो बहुत अच्छे से कर देंगे। हाँ जी, अब देखिए कॉमन सेंस इसमें लगाने की आवश्यकता है। पृथक निर्वाचन मंडल, यदि ये चीज वहां होती तो डेफिनेटली देश का हाल ही कुछ और होता। फिर भी मैं कुछ विद्यार्थियों को पूछना चाहूंगा, क्या आप जानते हैं कि ये नेहरू रिपोर्ट किसके द्वारा लाई गई थी? बताइए, मोतीलाल नेहरू के द्वारा या जवाहरलाल नेहरू के द्वारा? ए और बी, कौन सा कथन सही है? मोतीलाल नेहरू जी, यानी कि जवाहरलाल नेहरू जी के पिताजी। अब ये क्या कहानी थी, थोड़ा सा इसको भी सुन लीजिए। आपको मालूम होना चाहिए मेरे प्यारे साथियों, 1927 में चल करके जब साइमन कमीशन इंडिया के लिए रवाना हुआ, 28 में जब इंडिया आया, तो इंडिया में उसका विरोध होना शुरू हुआ। इंडिया में जब विरोध होना शुरू हुआ तो फिर इंडिया में यह कहा गया, मतलब वहां पर हम लोगों को चैलेंज किया गया ब्रिटिशर्स के द्वारा कि आप लोग क्यों विरोध कर रहे हैं? बोले हम लोग विरोध इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप लोगों ने हमें तो बुलाया ही नहीं। इस पूरे इसको बनाने में हमारी जो पॉलिटिकल पार्टी हैं इनको तो इनवाइट ही नहीं किया। तो बोले आप लोगों को इनवाइट इसलिए नहीं किया क्योंकि आप लोगों के पास ये सेंस ही नहीं है कि देश को कैसे चलाया जाए। जब आपके पास सेंस नहीं है तो फिर आपको बुला के क्या करें? मतलब हम लोगों को एक प्रकार से उल्हाना दिया गया कि यार तुमको कुछ पता ही नहीं है, तुम देश क्या चला लोगे। तो फिर इस बात को ईगो पे ले लिया भारतीय तत्कालीन कांग्रेस ने, क्योंकि वहां पर हमसे यह भी कहा गया कि तुम लोगों में कोई जर्नल कंसेंसस नहीं है, यानी कि तुम्हारी इतनी सारी पार्टियां हैं, उन सभी पार्टियों को मिलाकर के अगर एक टेबल पर बिठाने की कोशिश भी की जाए तो तुम लोग एक साथ बैठ ही नहीं सकते। एक तरफ मुस्लिम लीग अपना राग अलाप रही है, तुम अपना राग अलाप रहे हो, हिंदू महासभा अपना राग अलाप रही है, हर कोई अपना अपना राग अलाप रहा है, तो किस किस को लें और किसको छोड़ें? भाई अगर तुम साइमन कमीशन का विरोध कर रहे हो तो हमें यह बता दो कि हम किसको तो साथ लें और किसको छोड़ें। है कोई तुम्हारे पास आंसर? तो वास्तविकता में कांग्रेस के पास उस समय कोई आंसर नहीं था। कांग्रेस ने सभी दलों का आह्वान किया कि आ जाओ अपन लोग एक साथ मिल जाएं, लेकिन नहीं साहब, मुस्लिम लीग तो साइड में हट गई कि नहीं हम तो नहीं चलेंगे साथ में। यानी अंग्रेज इस जगह सही थे कि हम तो सब लोग एक टेबल पर बैठ ही नहीं सकते। लेकिन जो दूसरा तथ्य था कि तुम लोग अपने बारे के अंदर, हाँ लॉर्ड बिरकन हेड ने हमें चेंज किया था। बिरकन हेड ने कहा था, हाँ, मैं व्यक्ति का नाम नहीं लेना चाह रहा था, मैंने कहा एक तथ्य और याद कर लेंगे। बिरकन हेड ने चैलेंज किया था। तो अब सवाल बना कि बोले तुम लोग कुछ नहीं कर पाओगे। तो फिर यहां पर मेरे प्यारे साथियों कांग्रेस जो है उसने अपनी बैठक बुलाई और कहा कि देखो ये लोग जो साइमन कमीशन की रिपोर्ट में ले जाकर के बातें करेंगे और 1935 के दौरान जो हमारा भारत शासन अधिनियम आएगा वो जो बातें रखेंगे ये 1935 में, उससे पहले हम 1928 में इनको बना के दे देते हैं कि हम लोग क्या चाहते हैं। यानी कि इन्होंने, कांग्रेस ने 1928 में बता दिया कि हम क्या चाहते हैं। अब आपको जानकर के यहां हैरानी होनी चाहिए कि हम लोगों ने मेरे प्यारे साथियों डोमिनियन स्टेटस मांगा था। हम लोगों ने डोमिनियन स्टेटस मांगा था, हमने आजादी मांगी ही नहीं थी। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? अब आप पूछेंगे डोमिनियन स्टेटस और आजादी में क्या अंतर होता है?
इसका अंतर यह होता है साथियों, डोमिनियन स्टेटस का मतलब कि हमारे यहां गवर्नर जनरल रहेगा, लेकिन उस गवर्नर जनरल को सलाह देने वाला जो एग्जीक्यूटिव है वो इंडियन होगा। गवर्नर जनरल बना रहे, लेकिन यहां पर यानी कि जो आज आप बोलते हैं डोमिनियन वर्सेस सॉवरेन होना, डोमिनियन वर्सेस रिपब्लिक होना। सॉवरेन का मतलब है कि हमारे ही द्वारा चुना हुआ व्यक्ति हमारा सर्वोच्च पद पर बैठा हुआ है, संप्रभु, हम अपने खुद के भगवान हैं, मतलब हमारा खुद का शासन है। डोमिनियन में ऐसा नहीं होता। डोमिनियन में क्या होता है, डोमिनियन में गवर्नर जनरल तो रहेगा, लेकिन जिसकी वो बात मानेगा, जिसकी काउंसिल की वो बात मानेगा, वो इंडियन होगी। ऑस्ट्रेलिया का सिस्टम भी ये नहीं है। ऑस्ट्रेलिया का सिस्टम है कॉमनवेल्थ रियलम, वहां गवर्नर जनरल का जो पद है वो भी ऑस्ट्रेलियन ही होता है। वहां कॉमनवेल्थ रियलम शब्द आता है, रियलम, है ना। तो वहां पर ये क्या था डोमिनियन स्टेटस, यहां अंग्रेज ही गवर्नर जनरल रहने वाला था, इंडियन एग्जीक्यूटिव क्लास होती। यूके में मोनार्किज्म है, वहां पे मतलब सॉरी कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्किज्म है कि वहां राजा होता है, उसके साथ साथ संसद होती है, लेकिन वो राजा और संसद दोनों एक ही देश के व्यक्ति हैं। जबकि डोमिनियन स्टेटस में क्या होता, राजा का अपॉइंटी जो वायसराय होता वो तो अंग्रेज होता, और उसकी जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल होती वो इंडियंस की होती। थम्स अप करिए अगर मेरी बात समझ में आ रही है तो। आ गई बात समझ में। तो हमने ये मांगा था, क्लियर। तो हमने क्या क्या मांगा था, तो यहां पर हमने वो सारी सारी बातें लिख दी हैं। अच्छा सवाल है तो आप कभी समय में लेकर के इसको डिटेल में पढ़ लीजिएगा, मैं ये सारा सेशन शेयर कर दूंगा। What did the salt सत्याग्रह कॉल्ड बाय महात्मा गांधी एंश्योर, हमारे को जो हमने नमक सत्याग्रह किया दांडी मार्च के माध्यम से, उसमें हमने कौन सी चीज, मतलब गांधी जी के द्वारा कौन सी चीज सुनिश्चित कर ली गई थी। पूरे तटीय भारत में नमक कानूनों का उल्लंघन, महिलाओं की सहभागिता जो हमने दांडी मार्च निकाला उसमें, जब श्रमिक वर्ग सत्याग्रह में शामिल होने लगा तो इसकी वर्धमान प्रवृत्ति, व्हेन द वर्किंग इट्स ग्रोइंग टेंडेंसी, यानी कि ये धीरे धीरे और बड़ा होता चला गया। तो हमने साल्ट सत्याग्रह जब किया तो हमने ऐसी कौन सी चीज थी जो इसको इसके अंदर हम लोगों ने नोटिस करी, बताइए मेरे प्यारे साथियों। इसमें कौन सा कथन सही है, गांधी जी के द्वारा क्या सुनिश्चित किया गया था। साल्ट सत्याग्रह जो 78 पीपल से शुरू किया गया था, उसमें मेरे प्यारे साथियों धीरे धीरे सभी वर्ग के लोग पार्टिसिपेट करने लग गए थे, इंक्लूडिंग स्टूडेंट्स, वीमेन, बिजनेसमैन, लेबरर्स, सभी लोग उसमें शामिल हो गए थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों अगले सवाल की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज एसोसिएटेड विद हिंदुस्तान। अच्छा, एक बार ना कई बार ये सवाल मन में पूछा जाता है, पहले इस सवाल का आंसर कर लीजिए, फिर हम चर्चा करेंगे, क्योंकि गांधी जी को पढ़ने का मौका, हाँ बिल्कुल, पीडीएफ इसका यहीं से डाउनलोड हो जाएगा। क्लास के बगल में ही 3 बिंदियां दी हुई हैं, वहां पर डाउनलोड नाउ का ऑप्शन आ जाएगा, क्लास खत्म होने के बाद भी डाउनलोड नाउ का ऑप्शन आ जाता है। निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन से संबद्ध थे। HSRA, हाँ भाई, तो ये तो मेरे हिसाब से सभी को मालूम होगा, बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इन्होंने ही, अब मैं क्या बोलूंगा, कर दीजिए आप, चलिए पहले। जी हाँ, साइमन गो बैक का नारा लगाते समय लाला लाजपत राय की मौत हो गई थी, क्योंकि वहां पर लाठीचार्ज हुआ और वो उनके सिर पर पड़ी। जो मारने वाला व्यक्ति था उसको मारने के लिए HSRA ने बीड़ा उठाया था। अच्छा, एक बात बताता हूं मैं आपको, पता है एक बात जो समझी जाती है कि गांधी जी ने दांडी सत्याग्रह करके क्या किया। दांडी सत्याग्रह करके क्या किया, बोले नमक बनाने का नियम लिया। बोले नमक, नमक तो उस समय इतने सस्ते दामों में मिलता था कि आपको उसको बनाने के लिए इतने बड़े नेता ने इतना छोटा सा काम क्यों किया। एक बहुत बड़ा सवाल है ये। एक गांधी जी जैसे राष्ट्र नेता जिनके पीछे पूरा देश दौड़ रहा है, उन्होंने नमक बनाने का आंदोलन क्यों किया। बहुत ही लॉजिकल सवाल बनता है। नमक हर कोई खाता है, बेसिक नीड होती है। अच्छा बेटा, रोटी, कपड़ा और मकान ये बेसिक नीड में आती हैं। तो कपड़ा तो हमारे लिए जो है सबसे, बहुत सारे लोग नमक नहीं खाते, मेरे कई जानने वाले लोग हैं, लेकिन हाँ आप बहुत सारे लोग बिना कपड़े के घूमते हुए नहीं देखेंगे, अनटिल अनलेस वो दिमाग से खराब ना हो। आदिवासी भी मतलब मास्क जो है वो लगा के घूमते हैं, मतलब समझ रहे हो।
तो मुद्दा क्या है, मुद्दा समझने का प्रयास कीजिए। मुद्दा यह है साथियों कि नमक एक ऐसा पॉइंट था जो सबसे रिलेट करता था। पहली चीज, नमक एक ऐसी चीज थी जो सबसे रिलेट करता था, जिसको सबको उसका महत्व पता था। सरकार को नुकसान पहुंचाने का उनका कतई उद्देश्य नहीं था कि सरकार को रेवेन्यू लॉस पहुंचाया जाए, नहीं। क्योंकि गांधी जी उस समय का भारत नहीं बना रहे थे जो कि बाई हुक एंड बाई क्रुक स्वतंत्रता चाहता हो, नहीं। गांधी जी एक ऐसा भारत चाहते थे जिसमें आने वाले समय पर भी लोग सत्याग्रह करें, लोग आंदोलन करें, हड़ताल करें, लेकिन कानून व्यवस्था अपने हाथ में ना लें। देखिए, गांधी जी को आने वाली पीढ़ियां जितना पढ़ेंगी ना, उतना ज्यादा उन्हें समझेंगी और उन्हें अपना मानेंगी। देखिए, बहुत आसान था, भारत में जितनी आबादी गांधी जी के साथ साथ चला करती थी ना, जितनी आबादी गांधी जी के साथ चला करती थी, यदि वो एक एक पत्थर भी उठा के चलने लगते तो अंग्रेजों को मार मार के छेद कर देते खोपड़े में। आप समझिए, देखिए, बहुत सारे लोगों को मैं अक्सर गांधी जी के बारे में यह कहानी जरूर सुनाता हूं। यदि एक विद्यार्थी कह रहे हैं सर प्लीज स्पीक इन इंग्लिश, भैया मेरी भाषा और दोनों चीजें बहुत दुरुस्त हैं, लेकिन मैं जब क्लास ऑप्ट करता हूं तो उसमें भाषा खुद से सेलेक्ट कर देता हूं हिंदी, तो मैं हिंदी में ही पढ़ाता हूं। तो आप गलत जगह फंस गए हैं, है ना। तो ध्यान से सुनिएगा साथियों, एक बहुत बड़ी चीज है। मैं अक्सर, हाँ, विद्यार्थियों को तो कहानी भी याद है, क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसका क्या जो दंतहीन विषहीन सरल हो। अक्सर ये वो पंक्ति है जिसको मैं बहुत ज्यादा बार गांधी जी की व्याख्या में उपयोग में लेता हूं, है ना। तो होता क्या है, मैं आपको उसके बारे में थोड़ा सा बता दूं। गांधी जी का कहना था कि मैं आज का भारत नहीं बना रहा जो बाई हुक एंड बाई क्रुक बस सत्ता पाले, नहीं। क्योंकि आज ये अंग्रेजों को भगा के सत्ता पाएंगे, कल को ये हर चीज के विरोध में सड़क पर उतर आएंगे। आप देखिए, आज देश की आजादी को 75 साल पूरे होने जा रहे हैं, लेकिन कोई भी आंदोलन हिंसात्मक तरीके से अगर हो तो वो एप्रिशिएट नहीं किया जाता, और जब वो अहिंसात्मक होता है तो पूरी दुनिया का ध्यान उस पर जाता है। चाहे हाल ही में हुआ किसान आंदोलन हो, या फिर जब आपका सीएए आया था तो उसके प्रोटेस्ट में वो दिल्ली में कौन सी जगह बैठी थी महिलाएं, क्या नाम था, मैं तो नाम ही मिस कर गया हूं यार, ठीक है ना। तो वो सारी चीजें जो हैं, वो सारी चीजें ध्यान में, शाहीन बाग, ठीक है। तो हम लोगों को जो आंदोलन करने का, तो आपसे कई बार पूछा जाता है, जैसे ना, एक सवाल बहुत बेसिक है, अगर आपसे कहीं परिचर्चा में हो रहा हो, क्या हड़ताल करना हमारा मूल अधिकार है? आपसे सवाल पूछा जा रहा है, क्या स्ट्राइक करना हमारा मूल अधिकार है? विरोध प्रदर्शन करना हमारा मूल अधिकार है? बिल्कुल है। हमारा आर्टिकल 19 यही तो अभिव्यक्ति की आजादी देता है। संगठन बनाने का अधिकार, बोलने का अधिकार, एक जगह से दूसरी जगह जाने का अधिकार, ये हमारे मूल अधिकार हैं। बस पीसफुल प्रोटेस्ट, हिंसा साथ में नहीं हो। आगे बात समझ में? तो ये चीजें रिलेट करिए कि गांधी जी उस समय क्या चाहते थे, ठीक है। चलो, गांधी जी के हरिजन अभियान ने किस बात के लिए कोशिश की? समग्र रूप से जाति व्यवस्था पर प्रहार करना, हरिजनों के लिए कुओं, सड़कों, मंदिरों आदि को खुलवाना, हरिजनों के बीच सामाजिक कार्यों को प्रोत्साहित करना। कौन सी चीज थी जो कि इस समय पर एप्रिशिएट की गई थी? बताइए साथियों। ये बहुत ही गहरा सवाल है, और अभी इस बार भी गांधी जी के ऊपर एक बहुत प्यारा सवाल यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछा गया था कि गांधी जी और मार्क्स में क्या समानता है। अगर आपको मालूम हो तो आंसर करिएगा। दोनों अनार्किस्ट थे, है ना, अराजकतावादी थे, दोनों ही सरकारों में बिलीव नहीं किया करते थे। एक गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच में भी डिफरेंस निकाला जाता है। गांधी जी जाति व्यवस्था के समर्थक थे। ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत ही अल्टीमेट क्वेश्चन है साथियों, और कई बार इस बात को लेकर बहस होती है। गांधी जी अंत तक डटे रहे इस बात के ऊपर। गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच में जो सबसे बड़ा अंतर था वो क्या है? क्लियर? वो क्या है? ध्यान से सुनिएगा, गांधी जी जाति व्यवस्था पर प्रहार नहीं कर रहे थे, उसके समर्थक थे, है ना। जबकि अंबेडकर जी क्या थे? जाति व्यवस्था के विरोधी थे। अब आप पूछेंगे कि सर फिर तो कैसे मतलब निकल के आया, जाति व्यवस्था के समर्थक थे, फिर तो एकदम ही उल्टा हो गया। साथियों, असल में क्या है, भारत में जाति व्यवस्था वर्ण आश्रम से चल करके आई है। जातियां जो हैं वो वर्ण से चल के आई हैं, और गांधी जी का जो कहना था वो कुछ ये था कि जातियां अपभ्रंश रूप है वर्ण व्यवस्था का, जिसमें क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य और शूद्र, ये चार वर्ण हैं।
इन 4 वर्णों को अपभ्रंश करके ब्राह्मण, पंडित, दलित इन रूपों में बांट दिया गया है। जबकि वर्ण जो है वो कर्म के ऊपर आधारित होकर आया है, और कर्म के ऊपर आधारित कोई भी कार्य गलत हो ही नहीं सकता। और गांधी जी का ये आर्ग्यूमेंट बहुत बार पेपर में पूछा गया है साथियों। मतलब ये आर्ग्यूमेंट ऐसा है कि आप इसको डिफेंड करते करते कई बार खुद फंस जाते हैं। अब वो कैसे है, अब ध्यान से सुनिएगा, उनका पक्ष कितना है पहले आप उसको समझने का कार्य करें। थोड़ा सा इसको समझना होगा आपको। गांधी जी जब वर्ण व्यवस्था की बात करते हैं तो उनका कंसर्न होता है कि वर्ण का मतलब है कार्य करना। पहले वर्ण का निर्धारण कर्म से होता था। यदि कोई व्यक्ति पढ़ाने का काम कर रहा है, पूजा पाठ का कार्य कर रहा है, तो उसे पंडित कहा जाता था। पंडित जाति नहीं थी, जन्म से नहीं मिलती थी, कर्म आधारित वर्ण व्यवस्था हुआ करती थी वैदिक काल में। उसके बाद पोस्ट वैदिक काल में इसका अपभ्रंश रूप होता चला गया, कुल और जन्म के आधार पर कार्य दे। गांधी जी का कहना था कि जो भारतीय व्यवस्था है ना, ये गलत नहीं है, इसको जन्मजात मान लेना गलत है। ध्यान से समझना, और ये बात समझने के लिए थोड़ा अपने दिमाग के अंदर जो भी पूर्व धारणाएं हैं एक बार के लिए उन्हें साइड में रखना और समझने का प्रयास करना। कन्विंस होना ना होना अंत में डिसाइड करना, पहले केवल ये तर्क सुनना जो गांधी जी का था, मेरा तर्क नहीं है। गांधी जी का तर्क क्या था जिसके आधार पर उन्होंने अंबेडकर जी को भी कन्विंस किया था। ध्यान से सुनिए, पॉइंट ये है, पहले कर्म के ऊपर आधारित होता था वर्ण। अगर कोई व्यक्ति व्यापार कर रहा है तो उसे वैश्य कहा गया। अगर कोई व्यक्ति लड़ाई कर रहा है, देश की सुरक्षा कर रहा है, तो उसे क्षत्रिय कहा गया। अगर कोई व्यक्ति कृषि कार्य कर रहा है, खेती से संबंधित कार्य कर रहा है, तो उसे शूद्र कहा गया। अब आप बताइए, कार्य के आधार पर जाति का निर्णय हुआ था। आज भी आप बहुत सारे लोगों को उनके काम के आधार पर नाम देते हैं। अब एक टीचर कम्युनिटी हो चुकी है, डॉक्टर एक कम्युनिटी हो चुकी है। डॉक्टर्स, डॉक्टर तो एक ही होता है ना भाई, डॉक्टर्स, डॉक्टर कम्युनिटी, इंजीनियर कम्युनिटी, टीचर कम्युनिटी, कर्म के ऊपर आधारित हुआ करता था उस समय। अब अगर डॉक्टर का बेटा डॉक्टर हो जाए, ये दुखद है। गांधी जी इसका ही विरोध करते थे कि जाति व्यवस्था जो भारत में आई है, असल में ये वर्ण पर आधारित होकर आई है। और इसके पक्ष में वो एक प्रमाण दिया करते थे, और वो ये था कि ये सभी लोग, जिस प्रकार शरीर का एक भी अंग अगर कार्य करना बंद कर दे तो शरीर अपंग कहलाता है, विकलांग कहलाता है, और वो शरीर स्वस्थ शरीर नहीं कहलाता। तो कैसे हम ये कल्पना कर सकते हैं कि शरीर का एक हाथ टूट जाए तो यह शरीर स्वस्थ होगा? इस बात को समझने का प्रयास करिए। यदि आप ये कहते हैं कि शरीर यानी कि पूरा जो समाज है वो इन 4 चीजों से मिलकर बना हुआ है, तो जब 4 चीजों से मिलकर समाज बना है तो इस समाज के अंदर कुछ धारणाएं आपको ध्यान रखनी होंगी। क्या ध्यान रखनी होंगी? कि इसमें से एक भी हिस्से को आप अलग नहीं कर सकते। फिर एक बहुत लॉजिकल सवाल बनता है, तो फिर एक बात बताइए, जाति व्यवस्था क्यों बनाई? तो इसके पीछे गांधी जी का तर्क ये था कि अगर मान लीजिए कि कृषक का कार्य क्षत्रिय करने लगेगा तो फिर क्षत्रिय का कार्य कौन करेगा? इससे देश में बेरोजगारी बढ़ेगी। यह उनका बहुत बड़ा तर्क था जो बहुत बार डिस्कस हुआ बाद में भी। दूसरा, अगर जिसको अपने काम में महारत है, मान लीजिए वैश्य को व्यापार में महारत है, तो फिर वो व्यापार करे, वो क्षत्रिय धर्म ना निभाए। मतलब जो जिस चीज में महारत रखता है उस चीज में कार्य करने से आगे की तरफ उत्थान बढ़ता है। वर्तमान समय में इस चीज की प्रासंगिकता लगभग समाप्त हो चुकी है, क्योंकि वर्तमान समय में सब लोग सब कार्य कर रहे हैं। आपको कटिंग करते हुए बहुत सारी जाति के लोग दिख जाएंगे, आपको जूतों की दुकान खोले हुए बहुत सारी जाति के लोग दिख जाएंगे। अब ये कोई धर्म आधारित कार्य नहीं हो गया है। आपको टीचिंग करते हुए बहुत सारी जाति के लोग दिख जाएंगे। लेकिन गांधी जी का तर्क ये था। क्लियर हो गई बात? तो आपको यह ध्यान रखना चाहिए, गांधी जी का जब भी सवाल आए तो यह मत समझ लेना कि उन्होंने हरिजन आंदोलन चलाया था तो इसका मतलब यह हो गया कि वो जाति व्यवस्था पर प्रहार कर रहे थे। जी नहीं, वो धर्म और जाति सुधार आंदोलन नहीं चला रहे थे। ये चीज याद रखना। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। निम्नलिखित में से ये बहुत ही वैसी चीज है जिसको आपको बहुत गहराई से समझने की बात है। आज भी आप हमें समझाते हैं यही बात जब आपको पॉलिटिकल बात करने के लिए बोल रहे थे। पॉलिटिक्स की बात समझा नहीं गौरांग, क्या कह रहे हो? आपसे कुछ सुनना बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है, 100% समझ में आता है। नेताजी के प्रवचन लगा दिए। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक रूप से साम्यवादी विचारधारा से संबंधित ग्रुप था? कीर्ति किसान पार्टी और लेबर स्वराज पार्टी, इनमें से कौन सी पार्टी साम्यवादी विचारधारा से? देखिए, अच्छा, भारत में ये एक बहुत बड़ा सवाल बनता है साथियों,
और आपको पता भी होना चाहिए भारत में बहुत बड़ी मुसीबत पता है किसके साथ हुई? बहुत बड़ी मुसीबत हुई भारत में साम्यवाद के साथ। भारत में साम्यवाद पैर ही नहीं पसार पाया, यह भी एक यूपीएससी का सवाल है। जब आप थ्योरेटिकल आंसर लिखते हैं तो एक बहुत बड़ा सवाल बनता है कि क्या कारण है कि भारत में साम्यवाद अपने पैर नहीं पसार पाया। साम्यवाद होता क्या है? गरीब की वर्ग बात करना, सर्वहारा की बात करना, उस व्यक्ति की बात करना जिसका कोई ध्यान नहीं दे रहा है ना, आम आदमी की बात करना। तो फिर सवाल बनता है कि भाई एक बात बताओ, भारत में साम्यवाद क्यों नहीं चल पाया? है ना, पहले तो मैं ये बता दूं, दोनों पार्टी किस किस से बिलोंग करती हैं? ये साम्यवादी विचारधारा से बिलोंग करती हैं, ठीक है ना। एक पंजाब से बिलोंग करती है साथियों, और दूसरा जो है वो बंगाल से बिलोंग करती है, लेबर स्वराज पार्टी। मुद्दा क्या है? भारत में साम्यवाद का प्रसार क्यों नहीं हुआ? साम्यवाद तो बहुत अच्छी बात करता है। जैसे मैं आपको बताता हूं साम्यवाद क्या बात करता है। साम्यवाद बात करता है कि भाई सभी संसाधनों पर सबका अधिकार बराबर होना चाहिए। कोई भी अमीर कोई भी गरीब नहीं होना चाहिए। देश में अंबानी अडानी जैसी चीजें नहीं होनी चाहिए। प्राकृतिक संसाधनों पर सबका अधिकार होना चाहिए, है ना। ये तो बहुत ही सुंदर विचारधारा है। इस विचारधारा से तो सबको सहमत होना चाहिए। कई बार इसीलिए कहते भी हैं कि जेएनयू जो है वो साम्यवाद की जननी है। वहां पर जाकर के साम्यवादी बातें इतनी ज्यादा होती हैं क्योंकि लोगों के हकों की बात होती है वहां पे। भारत में कहते हैं कि साम्यवाद के बारे में सबसे ज्यादा अगर कहीं मतलब अच्छी चर्चा कहीं होती है, प्रोग्रेसिव चर्चा जहां होती है, वो कहां होती है? जेएनयू के अंदर होती है। और ये मानने के पीछे तर्क दिया जाता है क्योंकि वहां पर हर वर्ग का किस प्रकार से हित सुनिश्चित हो, इस बारे में विषय विशेष पर चर्चाएं होती हैं, डिबेट्स होती हैं, रिसर्च होती हैं। लोग अपनी अपनी तरफ से कुछ ना कुछ उसके मनगढ़ंत कहानियां सुनाते रहते हैं, जबकि वास्तविकता क्या है अब थोड़ा सा उसके बारे में भी चर्चा करते हैं। साम्यवाद में जब चर्चा गरीब की होती है तो फिर हमारे देश के अंदर तो 90% आबादी गरीब श्रेणी से ही आती है। आज भी हम में से 60% लोग ऐसे ऐसे हैं जिनके पास एक समय के खाने के लाले हैं। फिर क्यों नहीं हमारे देश में साम्यवादी पार्टी मार्क्सवाद, लेनिनवाद, माओवाद ये नहीं पसर पाया? है ना बहुत बड़ा सवाल। तो इसका आंसर है मेरे प्यारे साथियों कि भारत में किसी भी प्रकार का वाद ना फैल पाने के पीछे, हालांकि भारत में सीपीआईएम, कम्युनिस्ट पार्टी और मार्क्सवाद जो है वो पश्चिम बंगाल में, केरला में कुछ कुछ जगह पर है। इसके पीछे आंसर है कि जब भी भारत में तत्कालीन कांग्रेस को लगता था कि अब गरीबों के हित की बात करनी चाहिए, तो साम्यवादी एजेंडे को कांग्रेस टेक ओवर कर लेती थी। साम्यवादी एजेंडे को कांग्रेस टेक ओवर कर लेती थी। टेक ओवर से मतलब हुआ कि जब भारत में साम्यवाद धीरे धीरे, बसु, ज्योति चंद्र बसु क्या नाम था उनका, जो कि लॉन्गेस्ट सर्विंग सीएम अब तक जो रहे हैं बंगाल के, क्या नाम है बेटा उनका, नाम बताना, वो कौन से, ज्योति बसु है ना, हाँ। तो उस समय जब उनका पांव पसार रहे थे, वो सारा सारा राजनीतिक नेतृत्व उनका बढ़ रहा था, तुरंत इंदिरा जी ने एक टैगलाइन दे दी जिसके आधार पर वो पूरा की पूरा चुनाव जीत गई। क्या जीत गई? उन्होंने तुरंत यह कह दिया कि गरीबी हटाओ आंदोलन चलाना चाहिए। क्या चला दिया? गरीबी हटाओ। अरे भाई साम्यवाद का जो असली मुद्दा है वो गरीबी हटाओ है, और आपने तुरंत उसको टेक ओवर कर लिया। अब जैसे कुछ विद्यार्थी कह रहे हैं कि जैसे आजकल भाजपा करती है कांग्रेस के मुद्दों को अपना बनाना, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जो जनाधार है ना, देखिए चुनाव में वही जीतेगा जो गरीबों की बात करेगा, ये आप समझ लीजिए। आप में से बहुत सारे विद्यार्थी आज भी अगर कोई मोटिवेशनल सेशन हो, मैं हालांकि इस तरह की बात बोलते हुए शोभा नहीं देता, लेकिन फिर भी एक प्रैक्टिकल बात आपके सामने करने की हिम्मत कर रहा हूं। आज भी अगर मैं आपको कोई भी मोटिवेशनल कहानी सुनाऊं और उसमें कहीं से भी ये पता चल जाए कि बच्चा जब पढ़ा करता था तो उसकी कई बार लाइट चली जाती थी तो एसी बंद करके पढ़ा करता था, आपको किक नहीं आएगी। जैसे मैं आपको कह रहा हूं पढ़ाते समय कह रहा हूं मैंने एसी बंद कर रखा है, पसीने आ रहे हैं क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आप थोड़ी सिंपैथी तो ले आएंगे, किक नहीं आएगी। किक कब आती है? जब मैं एक फोटो ऐसे डाल दूं कि देखिए मेरे पापा जो है वो रिक्शा चलाते थे। मैं रिक्शे की मजाक नहीं बना रहा हूं, मैं असल में बता रहा हूं हमारी मानसिकता कैसी है। देखिए मेरे पापा रिक्शा चलाते थे, ये गोलगप्पे की दुकान लगाते थे, मम्मी टिफिन चलाती थी, घर में फलाने के बर्तन मांजने जाते, बस रातों रात हिट है वो स्टोरी, तुरंत बिकती है वो स्टोरी। हमारे यहां पर मानसिकता ऐसी घर कर गई है कि हमें गरीबी बेचने में मजा आता है, गरीबी सुनने में मजा आता है। गरीबी हमारे यहां पर एक ब्रांड है, गरीब बोलना अपने आप में एक स्टेटस है। आज मैं आपके सामने एक बहुत बड़ा मतलब बच्चा सक्सेसफुल स्टूडेंट लाके खड़ा कर दूं, और जब मैं आपके सामने खड़ा कर दूं वो कहानी सुनाने लगे कि मैं ऐसे पढ़ता था वैसे पढ़ता था, आप खोजना चाहेंगे इसका बैकग्राउंड क्या है। बैकग्राउंड में पता चला आहा इसके पापा डॉक्टर है, फिर तो होना ही था, हो गया काम खत्म। मतलब उस स्थिति में हम ये तलाशना भूल जाते हैं
कि यहां पर मेहनत नाम की चीज भी है जो ये नहीं देखती कि ये गरीब का बच्चा है कि अमीर का बच्चा है, पेपर दोनों को पास करना है। हमारे यहाँ गरीबी जो टैग है वो बिकता है। आज भी राजनीति इसी चीज पर होती है, भविष्य में भी होती रहेगी, जब तक हम उन स्टोरीज को सुनना बंद नहीं करेंगे। जब आप लोग पढ़ने की स्थिति में पहुंच गए तो गरीबी को बेचिए मत, मतलब आप इसको थोड़ा सा अलग तरीके से रिप्रेजेंट करिए। मैं मतलब हालांकि मैं इस बारे में ज्यादा बोलूंगा तो आप में से बहुतों की भावनाएं आहत हो जाएंगी, लेकिन सच्चाई है। मतलब आपका क्या है ना, मतलब पीड़ाएं दिखाना ठीक नहीं है। हर आदमी की अपनी स्ट्रगल स्टोरी होती है, हर आदमी अपनी अपनी समस्याओं से ग्रसित होता है। कोई व्यक्ति अगर दोनों टाइम का खाना खा रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो पूरी तरह आराम में है। समस्याएं इतनी भी होती हैं, कलेक्टर बनने के बाद भी लोग सुसाइड कर लेते हैं यार। समस्याएं सबकी अपनी अपनी होती है और सबकी बड़ी होती है। चलिए आगे चलते हैं साथियों। अगले सवाल को थोड़ा सा समय के साथ मैच करिएगा। और क्या है, इधर सुनिए। आपके सामने सवाल है, रॉलेट एक्ट को मैच करना है, साल्ट सत्याग्रह को मैच करना है, चौरा चौरी घटना को मैच करना है, और मेरे प्यारे साथियों द्वितीय गोलमेज सम्मेलन को मैच करना है। हाँ देखो, मोदी जी गरीबी बेच करके प्रधानमंत्री हो गए। मैं चाय बेचा करता था, आज उनका स्टेटस देख करके बेचारे राहुल गांधी जो है वो ये समझाने में परेशान हो गए कि इनका एक एक कुर्ता एक एक लाख का है। तो ये हमारे यहाँ गरीबी बिकती है भाई। हाँ जी, चलिए तो हमने यहां पर आपसे पूछा रॉलेट एक्ट कब आया, साल्ट सत्याग्रह कब हुआ, तो ये जल्दी से मैच कर दीजिए। और रॉलेट एक्ट तो आप बहुत जल्दी मैच कर पाएंगे क्योंकि रिसेंटली मैंने आप लोगों को जलियांवाला बाग जो है वो इसी से संबद्ध करके पढ़ाया हुआ है। करें? सर आपकी कार कौन सी है? भाई मैं गरीब नहीं हूं यार, मैं बहुत अमीर आदमी हूँ। मेरे घर में दोनों टाइम का खाना है, मेरे चारों मतलब दोनों हाथ पैर सही हैं, पैर सलामत हैं, बहुत अमीर आदमी हूँ यार मैं। मेरे पास कारोबार सब है। हाँ जी। व्हाट वुड बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट डिस्क्रिप्शन रिगार्डिंग द पंजाब नौजवान भारत सभा? हाँ जी, हिज इंस्पिरेशन वाज दैट। बताइए, पंजाब नौजवान भारत सभा की सर्वाधिक समुचित वर्णन क्या होगा, उसकी महत्वाकांक्षा क्या थी? इधर सुनिए साथियों। युवाओं, कृषकों और श्रमिकों के बीच राजनीतिक कार्य करें, छात्रों के बीच क्रांति के दर्शन का प्रसार करें, श्रमिकों के लिए साम्राज्यवादी विरोधी विचार विमर्श प्रारंभ करें, पंजाब के ट्रेड यूनियन आंदोलन की संरचना में सहायता हो। क्या चाहता था ये पंजाब नौजवान आंदोलन सभा? बताइए। भगत सिंह जी वाले आंदोलन की बात कर रहे हैं हम। आखिरी सवाल। Which of the following provisions were included in white paper on constitutional reform published by the British government in year 1933? हाँ जी, कौन सी चीजें थी जो कि हमारे लिए श्वेत पत्र में लिखी गई थी? कौन सा कथन सही है? संघीय व्यवस्था, प्रांतीय स्वायत्तता, भारतीय लोक सेवाओं में सीधी भर्ती, आपराधिक जांच विभाग की स्थापना। कौन सा कथन सही है? राउंड टेबल जब कॉन्फ्रेंस हुई तो उस समय पर क्या क्या बातें निकल करके आई, ये सवाल आपसे पूछा जा रहा है। आता है तो करिएगा, नहीं आता है तो कोई बात नहीं। चलिए बहुत बढ़िया। तो माफी चाहूंगा, सवाल केवल 10 ही हो पाए, लेकिन जानकारियां काफी ज्यादा साझा हो गई होंगी ऐसा मुझे लगता है। सिद्धार्थ, राहुल बेगूसराय, सीमा, शरद, शालू, ऋतु, जतिन, आरती, जया, जिया और कशिश, ये सभी परफॉर्मर रहे। यही टाइम, हाँ अभी तो बेटा यही चलने वाला भी है, 10 दिन तक तो कम से कम यही टाइम चलने वाला है ना? चलिए ऑल द वेरी बेस्ट। सभी साथियों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। कल यहीं से आगे का टाइटल पढ़ेंगे हम। कहां तक पढ़ चुके हैं? 1935 तक ना। तो कल आजाद करा देंगे अपन, कल आजाद करा देंगे, है ना? चलिए बहुत ही अच्छी बात है। तो बाकी जितने भी साथी मेरे साथ जुड़ करके अनअकैडमी पर पढ़ना चाहते हैं, सारी क्लासेस कल यथावत रहेंगी। कल 10 बजे वाली क्लास भी रहेगी, शाम 5 बजे वाली क्लास भी रहेगी, और परसों जो है फिर वो करंट का रिवीजन होता है, फिर परसों के बारे में हम आपको जानकारी दे देंगे। ठीक है?
सुबह करंट होगी। करंट में जो आज के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो मैं कल लेकर के आ रहा हूं। कल मतलब आज मैंने जो आपको शेयर भी कर दी थी पीडीएफ, और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे उनको मैंने प्रायोरिटी दे करके वो शुरू कर दिया है, ठीक है ना। साम्यवाद और वामपंथ एक ही चीज है भाई। 6 PM ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है। बहुत बढ़िया जैरी, शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। फैज असादक बेटा वो स्पेशल क्लास में कराई थी इसलिए नहीं मिल रही होंगी। चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट, कल फिर मुलाकात करते हैं, धन्यवाद।